हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग इस सेशन में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। आधुनिक भारत से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं व्याख्या के साथ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। आने वाले कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे आप बीपीएससी 67 दे रहे हैं, 68 की तैयारी कर रहे हैं, या उसके साथ सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। और ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस तरह के, किस नेचर से प्रश्न पूछा जाता है और किस नेचर से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें, और मेरी कोशिश है कि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके कवर हो जाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है स्वदेशी आंदोलन एवं उसके बाद के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक जितने सब टॉपिक हैं, सभी से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसका मैं व्याख्या करूंगा, और हर एक पोर्शन को मैं कोशिश करूंगा कवर करने का। आप सबको पता है स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसके फलस्वरूप बंगाल विभाजन हुई, वहाँ से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक ये सारे प्रश्न कवर किए जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और देखेंगे कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया। यानी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, और ये ब्रिटिश सरकार घोषणा कर दी। इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। अर्थात पहले 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को, आप ध्यान रखेंगे, कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया, और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। अर्थात जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कोलकाता के टाउन हॉल में, तो उसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, और इसी दिन आप सबको पता है कि पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन भारतीयों के द्वारा शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए इस तरह देखेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यह बी होगा, यानी स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में यह विभाजन किया गया था, और यह किस, यानी जब इसमें विरोध होने लगा तब फलस्वरूप आप देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार लगा, जिसमें महारानी उसमें शरीकत की थी, महारानी आई थी, और जिसके फलस्वरूप बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। कब? 12 दिसंबर 1911 को, ध्यान रखेंगे।
बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। देखिए ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1911 में कहा जाता है कि जब 1911 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी दो लोग आए थे। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम नाम याद रखेंगे, और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। कब की गई आप ध्यान रखेंगे, यह किया गया 1911 में, और यह कहा गया यानी ये दोबारा विभाजित हुआ, यानी इसका आंसर देखेंगे 1906 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आप सबको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखा जाए तो कहा जाता है कि 1855 से 1905 लॉर्ड कर्जन का काल रहा, और इसी के काल में 1905 में यह विभाजन किया गया, जिसकी घोषणा के फलस्वरूप 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई थी। तो फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया, और 1911 में दिल्ली दरबार में विभाजन को निरस्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में, चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहा? किस वर्ग की बात कही जा रही है, किस वर्ग, कौन सा वर्ग था जो अप्रभावित रहा इसमें? तो आप देखेंगे महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। इसमें देखा जाए महिलाएं प्रभावित थी, मुसलमान भी प्रभावित थे। इसमें मेनली देखा जाए कि कृषक वर्ग और बुद्धिजीवी थे, यह अप्रभावित रहे। अर्थात देखा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाएं इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने ली थी, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। बहुसंख्यक जो मुस्लिम थे यह अलग थे मुसलमान, ठीक है। तो इसमें एक तो कृषक थे और मुसलमान थे, ठीक है। बुद्धिजीवी मुसलमान की बात की जाए तो ये लोग अलग थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका आंसर पे जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कहा जाता है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने नीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था, ठीक है, असफल होना था। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी उस समय रास बिहारी घोष कर रहे थे। अर्थात देखेंगे ये सारे जो हैं ये सभी सही हैं, अर्थात आप इसके हिसाब से जाएंगे ई ऑप्शन पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव उद्देश्य था ए ऑप्शन है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक।
अर्थात स्वराज का उद्देश्य जो था यह स्वशासन सुनिश्चित करना था, स्वशासन सुनिश्चित करना था। आपको पता है कि कांग्रेस में स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और इसी के फलस्वरूप 1906 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में इसे पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो आपको ध्यान रखेंगे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए जो शिष्टमंडल मिला था मिंटो से शिमला में, उसने प्रस्ताव रखा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग प्रदान किया जाए। पृथक निर्वाचन की प्रणाली उनको प्रदान की जाए। ये कौन था? शिष्टमंडल जो मिला मुसलमानों का, उसने यह प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और इस शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकार और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। आश्वासन दिया मिंटो ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब शमीमुल्लाह खां ने की थी। किसने की थी? नवाब शमीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब शमीमुल्लाह खां ने की थी। कहाँ पे की थी? ढाका में 1906 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, शमीमुल्लाह खां ढाका में 1906 ईस्वी में की। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया तथा आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। आगा खां कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि आप सबको पता है कि होम रूल आंदोलन जो हुआ ये भारत के स्वतंत्रता के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये ऑप्शन पे जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह जो थी यह स्वराज के अर्थ पर एक जैसी ही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था की जाए, जैसे कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में था। इस प्रकार होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के समक्ष स्वशासन की एक नई परिभाषा और नई योजना यानी ठोस योजना प्रस्तुत की। बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसलिए आप इसको समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक कंसेप्ट क्लियर हो सके मैं कंसेप्ट क्लियर करते चलूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? तो आप देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना में यह एसटी अलकाट इनका नहीं था। कहा जाता है एसटी अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये संबंधित थे। होम रूल लीग से बाकी तीनों थे और इसमें कहा जाता है एटीएस अलकाट जो थे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थ अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ये ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ध्यान रखेंगे ये कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसी अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और इन्हीं के प्रयासों से कहा जाता है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों दलों में समझौता हुआ और कांग्रेस या मुस्लिम लीग के मध्य भी इसी आंदोलन में कहा जाता है कि सहमति बनी। ठीक है, यानी ये लखनऊ अधिवेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो आप सबको पता है यह चंपारण था। ठीक है, कहाँ से किए थे? ये चंपारण से किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वह जगह कौन था? चंपारण था। अर्थात कहा जाता है कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, जनवरी 1915 में, तो उन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया और इसी 1917 ईस्वी में ही चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। कब? 1917 ईस्वी में। और इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, जो सफल रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया ये पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे उनकी मृत्यु के ठीक पहले। ठीक है, अर्थात 3 से 6 जुलाई 1948 को अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संवैधानिक अंगीकार किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 ईस्वी में हुई, अतः स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कौन सा जगह था जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वो जगह लखनऊ था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ। 1936 में, ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन में उनका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, कहा जाता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इसका पहला नाम था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ? लखनऊ में हुआ 1936 में, और यहीं पे इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आप सबको पता है ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी नील आंदोलन के ये महत्वपूर्ण नेता थे और इसी आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी थे वे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक तथा जे बी कृपलानी भी इनके सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये चंपारण, आप सबको पता है चंपारण में ये प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICG के खजांची रहे तथा सन 1930 ईस्वी में
उन्हें वे जेल भी गए, 1930 में जेल भी गए। तो आप जमना लाल बजाज जो थे ये खजांची रहे, अर्थात कहा जाता है कि लंबे समय तक जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे और वे बहुत दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि जमना लाल बजाज जो थे 1923 ईस्वी में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। करीबी अंग्रेज मित्र की बात पूछी जा रही है, कौन थे? तो आप सबको पता है कि ये रेवडेंट चार्ली एंड्रोज ये कहा जाता है। एंड्रोज जो थे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक थे। वे दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी की गरीबियों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्होंने दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसकी बात पूछी जा रही है। तो यह आंदोलन बायकोम था। बायकोम आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। कहा जाता है कि बायकोम आंदोलन जो था ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यह है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे लाल थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो थे ये प्यारे लाल थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो आप सबको पता है, यह हिस्सा लेने वाले जो थे महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, इसमें मजदूर थे। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के कॉटन मिल में मिल मजदूरों के पक्ष में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो आप सबको पता है चंपारण आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति इसमें नहीं था, नहीं की बात पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जयप्रकाश नारायण जो थे यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ध्यान रखेंगे, और बाकी सभी गांधी जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह तिनकठिया व्यवस्था से यह सत्याग्रह जुड़ा था। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बंगाल मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह तय करा लिया था कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो यह चंपारण था। ठीक है जी। कौन सा किसान आंदोलन था? चंपारण था। चंपारण आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध आप सबको पता है बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसान आंदोलन के साथ
सहजानंद का संबंध था और कहा जाता है कि सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध क्या था? बिहार के आंदोलन से था। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है यहाँ पे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन, तो आप सबको पता है कि एका आंदोलन का उद्देश्य जो था लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन, आप सबको पता है कि एका आंदोलन जो था यह 1921-22 में, ठीक है, 1921-22 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो था ये मदारी पासी ने किया। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर के थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था इसमें। इसी के विरोध में यह एका आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहा जाता है कि 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। कहा जाता है कि बाबा रामचंद्र इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और 1920 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। किसके सहयोग से? बाबा रामचंद्र के सहयोग से 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन में के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय ये पूछा जा रहा। तो यह आंदोलन जो था 1914 से 1918 ईस्वी का ये समय था। 1914 से 1918 ईस्वी का समय यह ट्रेड यूनियन का समय था और इस दौरान कहा जाता है कि एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत 30वां प्रश्न है। यह प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, आप सबको पता है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। उपाध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे। ये ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। ठीक है। इस संगठन का प्रथम विभाजन जो था ये 1929 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिस समय उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है जी। बम्बई में अखिल भारतीय, नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। ये कब की गई? तो यह 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना की गई जो ठीक है, और इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न यहाँ पर है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो थे ये एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कौन? एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय थे। चलिए, यहाँ प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग प्रदर्शन में लोग क्यों जमा हुए थे? तो आपको पता है कि जालियांवाला बाग में लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ के प्रसिद्ध नेता किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था। और कहा जाता है कि पंजाब के ये दो लोकप्रिय नेता थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन, पूरा नाम जो इनका था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेजिमेंट एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला? निम्न में से किसने मार डाला? तो आपको पता है कि ये उधम सिंह जो थे, ये मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय वो पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर को लंदन में जाकर के हत्या कर दी। ठीक है जी। पैंतीसवां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लाया गया। रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? 1919 में लाया गया। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और कहा जाता है कि इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। सी ऑप्शन है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। डी है, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेता को बंदी बनाना। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये आप ऑप्शन ए पर जाएंगे। रॉलेट एक्ट का भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। कहा जाता है कि मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से
पास हुआ विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी को भी जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास संबंधित है। तो आप सबको पता है कि वर्ष 1919 जो है यह जालियांवाला बाग से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यह है, किस क्षेत्र में राहुल शासन सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए? किस क्षेत्र से पूछ रहा है कि 1920 के असहयोग आंदोलन में जो राहुल सांस्कृत्यायन शामिल हुए थे, सक्रिय हुए थे, वो किस क्षेत्र से थे? तो आप सबको पता है कि राहुल सांस्कृत्यायन जो थे ये छपरा वाले क्षेत्र से सक्रिय हुए थे। छपरा वाले यानी राहुल सांस्कृत्यायन का कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। ये लव प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में नेतृत्व किया। इन्हें 6 महीने जेल भी हुई। 1922 ईस्वी में छपरा के DCC के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। राहुल जी ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की थी। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? राहुल सांस्कृत्यायन की बनारस से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? पूछा जा रहा है कि किस घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? तो आप सबको पता है वह घटना चौरा चौरी की घटना थी। चौरा चौरी की घटना कहा जाता है कि चौरा चौरी त्रासदी को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी, क्योंकि और इसमें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। चौरा चौरी जो है ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1920 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके मर गए। गांधी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। कहा जाता है कि 1920 में ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुआ असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों किया? तो आपको पता है कि ये गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है। अर्थात आप जाएंगे कि गांधी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करते थे, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो आप सबको पता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 कब किए? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली।
असहयोग आंदोलन के दौरान ही कई प्रसिद्ध वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो आप सबको पता है 5 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी घटना से, चौरा चौरी घटना जो था इससे क्षुब्ध होकर, इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 22 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन सखा था। 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन सखा था। किस चीज़ का, किसका सखा था? तो आपको पता है कि 1921 का मोपला आंदोलन जो हुआ ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। खिलाफत आंदोलन 1921 का मोपला आंदोलन मूलतः 1916 ईस्वी में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था, जिसका संबंध 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन से हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 46वां प्रश्न है यहाँ पे, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? क्रांति गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो आपको पता है कि ये क्रांतिकारी जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, इसी के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विंग के जितने लोग थे ये एक्टिव हो गए। कहा जाता है कि 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवकों का मोह भंग हो गया। ये गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन स्थगन के संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। यानी क्रम बताना है कि असहयोग आंदोलन के बाद कौन कौन की घटनाएं क्रमबद्ध रूप से हुई। तो आप सबको पता है पहली घटना थी चौरा चौरी की। पहली घटना ये चौरा चौरी की थी। ठीक है, चौरा चौरी की पहली घटना। उसके बाद आप देखेंगे यानी उग्रवीर ने चौरा चौरी में पुलिस चौकी को आग लगा दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, उसी के फलस्वरूप आप देखेंगे असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। गांधी जी द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन वह स्थगन हो गया। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद ठीक 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल की सज़ा हो गई। गांधी जी को फिर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद देखेंगे यानी एक दो पहले चौरा चौरी की घटना, उसके बाद उग्रवीर ने पुलिस थाने को आग लगा दिया, गांधी जी आंदोलन स्थगन कर दिए और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और 6 साल की सज़ा हुई। अर्थात ये ऑप्शन पे आप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात आप देखेंगे कि ये महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ये इन्होंने देखा था हिंदू मुस्लिम एकता का।
नेक्स्ट प्रश्न है 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। संभालने का नेतृत्व किया था वह किस शहर में हुई थी। तो आप सबको पता है कि वह शहर इलाहाबाद था। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का कार्यभार सौंपा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, अर्थात आप देखेंगे कि यह सी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था नेहरू रिपोर्ट अर्थात मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था की अध्यक्षता के में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था जिसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कहा जा सकता है कि देखेंगे भारत सचिव लॉर्ड बेरकेनहेड ने 21 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की जिसे भारत के संविधान के सिद्धांत का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देने की सिफारिश की गई तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो आप सबको पता है कि स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी उस दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज दल की स्थापना किसने, CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे यह महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न यह है स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ। तो आप सबको पता है स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। जैसे असहयोग आंदोलन असफल हो गया तभी स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की। तो आप सबको पता है इस सूत्र की घोषणा CR दास ने की। CR दास ने चित्तरंजन दास ने ही कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए न कि केवल वर्गों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो आप सबको पता है कि साइमन कमीशन जो आया भारत में वह 1928 ईस्वी के काल में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और यह जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में
किस वर्ष पारित किया गया प्रश्न है। तो आप सबको पता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया। ठीक है, 1929 को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तिरंगा फहराया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए आप इसमें 1930 नहीं है, इसलिए आप ई ऑप्शन पे जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे, यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में जब पास किया गया, यह 26 जैन 1930 का समय था। 1930 का समय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा पूछा गया है कि दांडी यात्रा कब की गई। कि दांडी यात्रा आपको सबको पता है कि दांडी यात्रा 1930 में की गई। 1930 में की गई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च 78 चुने हुए साथियों के साथ प्रारंभ किया। यह 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कि दांडी यात्रा के दौरान यात्रा कितने दिनों की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, ये 24 दिनों की यात्रा थी। कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को। और कब ख़त्म हुई? 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिनों की यात्रा थी, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ तक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसके बाद जो भी कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।